गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आईओटी में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशन। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये आपके सिलेबस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ऑलमोस्ट लगभग 50 to 60% क्वेश्चन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको इस चैप्टर से मिलेंगे, क्योंकि इसमें सी प्रोग्रामिंग और आर्डिनो आईडी दोनों बेस्ड टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए, इस चैप्टर में दिए गए। तो आज हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले हम सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। तो कई लोगों का सजेशन मिला था कि सर इसमें एमसीक्यू सीरीज आप स्टार्ट कीजिए और टॉपिक वाइज कंटेंट को आप कवर कीजिएगा। हालांकि अगर आप सिलेबस बेस्ड कंटेंट देखेंगे जो कि आपके कोर्स में प्री रिकॉर्डेड अवेलेबल है, उसमें हमने पूरा कंप्लीट डिटेल में इन टॉपिक्स को थियरी और प्रोग्रामिंग के साथ में कवर किया है। बट इस बार हम रिवीजन क्लास में एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर बेस्ड जितने भी चैप्टर नंबर 4 पे बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसके लिए आप सब तैयार हो पाए। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे सी प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि शुरुआती टॉपिक्स हैं, जैसे कि वेरिएबल्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसा क्या काम करता है, या एक्सप्रेशंस कैसे लिखे जाते हैं, उस पे बेस्ड आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं। या फिर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्लास है। हम चाहेंगे कि बाकी लोग जो आज अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अगली जो क्लास होगी आप सब जरूर टाइम पे आइएगा, क्योंकि आप सब पता है बाद में क्लासेस देखते हैं, क्योंकि शायद इस टाइम पे कुछ लोग बिजी रहते होंगे या फिर लेट नाइट होता है तो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। बट आगे से कोशिश करिए लाइव जुड़िए, ताकि सी प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप लाइव क्लास में हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सबसे बेसिक क्वेश्चन है, हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए। सी लैंग्वेज के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनक कौन है? किसने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया? अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो इसको बेसिकली डेवलप किया गया था सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, जैसे कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना है या कुछ ऐसे टूल्स डेवलप करने जिनके थ्रू हमारा सिस्टम करेगा। उसमें से सबसे मेन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सी प्रोग्रामिंग शुरुआत में इसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए बनाया गया था बेल लैब्स में। कहाँ पे? बेल लैब, जो कि आपको पता है जिसने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। डेनिस रिची नाम के एक साइंटिस्ट है, एक पर्सन है, जिन्होंने बेल लैब्स में काम करते हुए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस ईयर में लॉन्च किया गया था, कुछ लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप चैट सेक्शन में। सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1972, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन बनता है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी भाषा या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस भाषा की उत्तराधिकारी है? मींस कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सक्सेसर है? मींस इससे पहले कौन सी ऐसी लैंग्वेज थी जिसके कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया? और इसको भी डेनिस रिची ने ही डेवलप किया था। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले डेवलप की गई थी। कौन सी लैंग्वेज थी? इसका नाम था बी लैंग्वेज। बी के बाद कौन सी लैंग्वेज आती? सी लैंग्वेज आती है। तो सबसे पहले बी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस करके इसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया। सौरभ, हमारी जो क्लास होती है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रात में 10 बजे होती है। कभी किसी रीजन की वजह से या टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास का टाइम कभी चेंज है का, अब उसका अपडेट हम आप सभी के ग्रुप में पहले अनाउंस कर देते हैं कि आज की क्लास कब होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो क्लास है थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे रात में 10 बजे होती है, तो आप इस टाइम को फॉलो कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी लैंग्वेज की सी लैंग्वेज का सक्सेसर कौन है? बी लैंग्वेज, जिसको डेनिस रिची ने ही डेवलप किया था। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बी लैंग्वेज को कब डेवलप किया गया? जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो 1972 में डेवलप किया गया था। इसी के कुछ समय बाद लगभग 3 साल पहले, इससे 3 साल पहले अगर हम बात करें तो बी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था और सेम जगह पे, मींस इसको भी बेल लैब्स में ही डेवलप किया था। AT&T बेल लैब्स बोलते हैं इसको।
यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप किया गया था, और यहीं पर सी और बी दोनों लैंग्वेज भी डेवलप की गई थी, और सी और बी दोनों के डेवलपर एक हैं डेनिस रिची। इन्होंने 1969 में बी लैंग्वेज को डेवलप किया था, 1969 में बी लैंग्वेज को डेवलप किया था। इस तरह के जो पॉइंट्स हैं आप वन लाइनर में कहीं पे नोट भी करते रहिए, ताकि रिवीजन टाइम पे आपको पूरा पूरा वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा। जब आपके पास एक वन लाइनर रहेगा आपका खुद का बनाया हुआ, अगर हम चाहें तो बहुत सारे वन लाइनर्स बना के दे सकते हैं, बट उससे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको क्या याद करना है, क्या चीजें आपको पहले से पता है, कौन सा पॉइंट आपको नहीं पता है। जब आप खुद से सुनते हैं, नोट करते हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं उसी टाइम पे हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, जो कि रिवीजन टाइम पे जल्दी आपको रिवाइज हो। तो खुद से कोशिश करिए, वन लाइनर बनाइए और कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए, उसके कुछ आंसर्स नोट करते रहिए साथ में। अगला क्वेश्चन है, सी इज टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मींस किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोसीजरल है, बिट लेबल लैंग्वेज है, या फिर फंक्शनल लैंग्वेज है? कौन से प्रकार की लैंग्वेज है? जैसे अभी आपने थर्ड पेपर पढ़ा होगा पाइथन प्रोग्रामिंग, तो कौन सी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। बट सी प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अब प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिफरेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हर एक चीज को ऑब्जेक्ट में माना जाता है, जबकि प्रोसीजरल लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। इसका एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? यहाँ पे हेडर फाइल्स होती हैं, जैसे इंक्लूड कोनियो डॉट एच या समथिंग, इस तरीके से आप हेडर फाइल्स लिखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे मेन मेथड यूज करते हैं, वाइड मेन। ये हमारा मेन मेथड होता है। इस मेथड को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल्स प्रोग्राम में, जितने भी वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं, हम यहाँ पर उन्हें डिक्लेयर कर लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया तो बीच में किसी भी वेरिएबल की अगर जरूरत पड़ती है और आप वहां पर उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसके बाद अदर स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे हम वेरिएबल्स में वैल्यूज को असाइन करते हैं। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस टाइप की लैंग्वेज है? प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस नितेश, प्लीज बताइए। दोबारा से आप कॉल रिक्वेस्ट कर लीजिए, किसी वजह से डिस्कनेक्ट हुआ है। और अगर सेम क्वेश्चन भी कोई क्वेरी है तो आप बताइएगा, दोबारा से हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सी प्रोग्रामिंग किसका संयोजन है? सी प्रोग्रामिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन होता है? इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स। तो ये तीनों चीजें आपको मिलते हैं। स्टेटमेंट्स भी होते हैं यहाँ पर, फंक्शंस भी होते हैं, प्लस इसमें वेरिएबल्स भी होते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में एक फायर है जो कि कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में एक जगह रिजर्व करता है। जब भी हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे ए इक्वल 10 लिखा, तो ये मेमोरी में जाके सेव होगा, और उस मेमोरी ब्लॉक का नाम क्या होगा? ए। तो इसी वजह से इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच कैन स्टोर अ डेटा ऑफ एनी पर्टिकुलर डेटा टाइप। मीन्स जब हम इसे इंट ए लिखते हैं, तो जब कंपाइलर इस लाइन को रीड करेगा तो क्या करता है? ये कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर है। इसका साइज क्या होता है? 2 बाइट का होता है। तो मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व करेगा जिसका साइज होगा 2 बाइट्स, और इस ब्लॉक का नाम रखा जाएगा ए। तो अब आपको इसके डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच कैन स्टोर अ डेटा ऑफ एनी पर्टिकुलर डेटा टाइप। मीन्स ये एक ऐसे डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है जो डेटा टाइप इसको असाइन किया गया है। और डेटा टाइप असाइन करने का रीजन ये होता है कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के हमारे पास वैल्यूज होते हैं, और हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी को सेव रखना चाहते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते, इतने सारे डेटा टाइप्स हमारे पास नहीं होते, तो हम उस वैल्यू को असाइन करते, इसको सभी लोकेशन नहीं देते मींस उतना साइज असाइन करते जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर किया जा सके। तो कई बार क्या होता है, जैसे आपको ए स्टोर करना है, ए क्या होता है? कैरेक्टर वैल्यू है, और ये 1 बाइट लेता है। तो इन केस अगर हम यहाँ पे 1 बाइट स्टोर करना है और मैक्सिमम साइज हम यहाँ पे 8 बाइट्स का रिजर्व कर देंगे, तो क्या होगा? 7 बाइट्स आपके बेकार चले जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पे इतने सारे डेटा टाइप्स बनाए गए। ये सारे कॉन्सेप्ट हम अपनी थ्योरी क्लासेस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप सभी ने शायद जरूर देखा होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फिर भी अगर कहीं पे भी डाउट रहता है तो बताइएगा, हम यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन मान्य
वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन नहीं है। इनमें से कौन सा मान्य वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन इन सी? यस प्लीज दोबारा से कॉल रिक्वेस्ट कर लीजिए। प्लीज आप एक बार फिर से कॉल रिक्वेस्ट कर लीजिए, जिसका भी कॉल आ रहा था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, आप सब जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? वेरिएबल डिक्लेयर कब क्या करते हैं? वैसे हमने वाइड मेन मेथड को वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है? इसका डेटा टाइप मींस किस टाइप की वैल्यू आप उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उससे रिलेटेड हम डेटा टाइप लिखते हैं। यस प्लीज बताइए, इसमें से सही आंसर क्या है? कौन सा डिक्लेरेशन नहीं है इसमें से? कौन सा वैलिड डिक्लेरेशन नहीं है? इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है? नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन। वेरिएबल नेम में हमेशा याद रखिए, कहीं भी स्पेस अलाउड नहीं होता है। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे आमतौर पे क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि एक रोल नंबर नाम का वेरिएबल बनाना है, तो हमारी हैबिट होती है, हम लिखते हैं यहाँ पे रोल स्पेस नंबर। तो यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं होता है। अगर आप इनको अलग करना चाहते हैं तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तो पहला तो रूल यह है कि कभी भी वेरिएबल नेम यूज करेंगे तो उसमें स्पेस अलाउड नहीं होता है। दूसरा रूल क्या है? इसमें स्टार्टिंग में आप नंबर से इसकी शुरुआत नहीं कर सकते हैं। बाद में आप नंबर लगा सकते हैं, बट शुरुआत में इसमें नंबर से इसकी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। तो ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया गया है। ये वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। पहला बिल्कुल सही है, आप इसमें अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, लोअर केस अपर केस भी यूज कर सकते हैं। याद रख, अगर हमने एक वेरिएबल बनाया है ए बी सी और एक वेरिएबल बनाया हमने ए बी सी, ये दोनों अलग अलग होते हैं, जो कि आपने पाइथन में भी पढ़ा होगा। और पाइथन में हमें इस तरह से डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो स्मार्ट लैंग्वेज है। ऑटोमेटिक आप जिस टाइप की वैल्यू असाइन करेंगे उसके बेसिस पे मेमोरी को एलोकेट कर देता है। जबकि सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन एग्जीक्यूशन से पहले हो जाता है। जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी मेमोरी को रिजर्व करना। जबकि पाइथन में ऐसा नहीं है। जब हम उस लाइन को उस स्टेटमेंट में पहुंचेंगे, उसके पहुंचने पे पहुंचेंगे, तभी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसी टाइम पे जो वेरिएबल में वैल्यू असाइन की गई होगी, उसके हिसाब से मेमोरी ब्लॉक में उसका साइज डिफाइन कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है। क्योंकि वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और ये कंपाइल्ड लैंग्वेज, कंपाइलर लैंग्वेज है। मीन्स इसमें पूरा प्रोग्राम एक बार में रीड किया जाता है, उसे मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा भी सही है, क्योंकि इसमें लोअर केस में लिखा गया नंबर है। ओके चलेगा। और यहाँ पे देखो अंडरस्कोर, कुछ लोग के जैसे कि सुरभि ने बताया ऑप्शन सी सही है, और अरशद ने भी सी सही बताया है। तो यहाँ पे देखो सी क्यों गलत नहीं होगा। अंडरस्कोर अलाउड होता है, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, बट याद रखिएगा सी प्रोग्रामिंग में अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल नेम में अलाउड नहीं है। जैसे आप यूज करेंगे ABC $123, तो आप इस नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। सिर्फ इसमें अंडरस्कोर अलाउड है। अगर आप इस तरह से लिखते हैं माई 1 2 3 या समथिंग, आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो ये भी वेरिएबल नेम अलाउड नहीं है। जबकि आप पाइथन में कर सकते हैं, सी में ऐसा अलाउड नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये सही है, सी सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गलत स्टेटमेंट है, मीन्स ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन गलत है। तो यहाँ से वो सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हमें कैसे करना है, और कौन सा वेरिएबल डिक्लेरेशन सही है और कौन सा इनवैलिड होता है। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। यस बिल्कुल, अपर केस लोअर केस दोनों केस में कर सकते हैं। यस वेरिएबल को बिल्कुल अपर केस में लोअर केस में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सी में कितने कीवर्ड्स होते हैं? अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब क्या होता है? रिजर्व वर्ड, जिनका मीनिंग पहले से ही प्री डिफाइंड होता है। जिनका मीनिंग पहले से ही प्री डिफाइन होता है। जैसे हमने लिखा इंट, क्या है? डेटा टाइप, एक कीवर्ड है।
कंपाइलर जैसे इस स्टेटमेंट को रीड करेगा उसको पता है कि डेटा टाइप के लिए इस वर्ड को रिजर्व किया गया। 32 बिल्कुल सही बताया आपने, ऑप्शन बी। अरशद, सोनाली, स्वेति, आपने बिल्कुल सही बताया। तो यहाँ पे देखो, जब भी कोई लाइन कंपाइलर रीड करता है तो अगर वहां पे कोई कीवर्ड यूज किया गया तो उसको मीनिंग उसको पहले से पता रहता है। अभिज्ञा प्लीज क्या बताना है वो बताइए, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। यस बिल्कुल। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से फिक्स होता है। उनको आप एज अ वेरिएबल नेम, एज अ फंक्शन नेम, एज अ एरे नेम, एज अ यूनियन नेम, एज अ स्ट्रक्चर नेम यूज नहीं कर सकते हैं। वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी लोग भी प्लीज बताइए क्या वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे लग रहा है कुछ इशू होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने माइक, यस, आई थिंक अभी कोई दिक्कत नहीं होगी वॉइस में। आप सब प्लीज एक बार हमें बता दीजिए चैट सेक्शन में। ओके, वॉइस क्लियर है, ठीक है। अभी एक बार फिर से चेक कीजिए क्या वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। यस या नो बताइए, वॉइस ठीक है। चलिए, कोई इशू होता है तो फिर से आप बताइएगा हमें। तो आई होप समझ में आ गया यहाँ पे, थैंक यू। तो कीवर्ड्स कितने होते हैं, 32, आपको याद रखना है। प्रिंटफ सी की किस लाइब्रेरी से संबंधित है। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे वॉइस में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज, एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। आई थिंक अभी कोई इशू नहीं होना चाहिए, एक बार फिर से अगर कोई इशू होता है तो प्लीज बताइएगा। चलिए, हम यहाँ पे जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे पहले जब सी का प्रोग्राम लिखते हैं, देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज कम्पेयर टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट ऐसा हम डराना नहीं चाहेंगे कि आप डर जाएं। बिल्कुल, अगर आप पढ़ेंगे तो ओके। अगर कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इजीली आपको समझ में आएगा। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक वो आपके लिए टफ है, पढ़ेंगे तो सब समझ में आता है। तो जब भी हम कोई सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हैश आता है। हैश को क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैश का मतलब क्या है, तो इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यहाँ पे लिखते हैं इंक्लूड, और फिर यहाँ पे लिखते हैं स्टूडियो डॉट एच। और एक और हेडर फाइल कॉमनली आपको मिलती होगी, कोनियो डॉट एच। अब इनके फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है। स्टूडियो डॉट एच का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। मींस इस पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर वो सारे फंक्शंस होते हैं जिससे हम यूजर से या तो इनपुट लेते हैं या फिर यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि प्रिंटफ और स्कैनअप, वो किस में आते हैं, स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर आते हैं। जैसे गेट सी एच होता है एक फंक्शन, गेट सी एच, जो कि एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। या फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हैं सी एल आर एस सी आर, सी एल आर एस सी आर एक फंक्शन होता है क्लियर स्क्रीन के लिए। तो ये दोनों फंक्शंस कहाँ पे रहते हैं, किस हेडर फाइल से संबंधित हैं, कोनियो डॉट एच से रिलेटेड हैं। कोनियो का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल क्या होता है, जब आप आउटपुट देखते हैं या फिर जब आप अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं, कहीं पे यूजर से इनपुट एक्सेप्ट किया जाता है तो एक ब्लैक स्क्रीन आपको देखती है, उसको हम कंसोल विंडो के नाम से जानते हैं। मींस इस कंसोल विंडो को कंट्रोल करने के लिए जो फंक्शंस होते हैं वो आपको मिलेंगे कंसोल कोनियो डॉट एच हेडर फाइल्स के अंदर। जैसे गेट सी एच है या सी एल आर एस सी आर है, इस तरह के जो फंक्शंस है आपको कोनियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर मिलते हैं। बट यहाँ पे क्या है, प्रिंटफ।
प्रिंटअप एक ऐसा फंक्शन होता है जो रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, या फिर आप यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, किसी वेरिएबल का डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं, या वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं प्रिंटअप फंक्शन के थ्रू। जैसे हम पाइथन में यूज करते हैं प्रिंट, और यहाँ पे क्या होता है, प्रिंटअप होता है रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए, जो कि स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर है। मींस इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत कम लोग रिप्लाई कर रहे हैं आंसर, कहीं ना कहीं या फिर आपने अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडियो डॉट एच इज द करेक्ट आंसर। अभी भी कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो इनको हम क्या बोलते हैं? हेडर फाइल्स। हेडर फाइल का मतलब कुछ ऐसी फाइल्स जिसमें प्री डिजाइन या इनबिल्ड फंक्शंस पहले से प्री स्टोर्ड रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? सबसे पहला ऑप्शन देखिए, वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, या फिर वेरिएबल नेम मस्ट हैव डिजिट, वेरिएबल नेम मस्ट हैव व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। या फिर इसमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कीबोर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम, यहां पे बाय मिस्टेक कीवर्ड होना चाहिए था, टाइपिंग में गलती हुई है, तो यहां पे क्या होना चाहिए? कीवर्ड। कीवर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम, तो यहां पे सही स्टेटमेंट पूछा गया है। सोनाली ने बिल्कुल सही आंसर दिया, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। देखो ऐसा जरूरी नहीं है वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, जरूरी थोड़े ना कि अंडरस्कोर से वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, जैसे अंडरस्कोर एबीसी ऐसा करना जरूरी थोड़े ना है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, वेरिएबल नेम मस्ट हैव डिजिट, नंबर होना जरूरी नहीं है, इसमें कह रहा है कि नंबर होना चाहिए, तो ये भी गलत है, नंबर होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वेरिएबल नेम मस्ट हैव व्हाइट स्पेस, मींस इसमें स्पेस तो अलाउड ही नहीं होता है, जैसे एबीसी और स्पेस आपने लिखा ईडी समथिंग कुछ भी लिख दिया आपने, तो यहाँ पे क्या स्पेस अलाउड रहता है? व्हाइट स्पेस नहीं अलाउड होता, तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर देने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिर आंसर रिप्लाई कीजिए। और यही गलतियां कई बार एग्जाम में करके आते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन बिना पढ़े अगर आधा दूरा पढ़े क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो गलती होगी। कर सकते हैं स्टार्ट, बट यहाँ पे मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर लिखा हुआ है, जरूरी थोड़े ना है, अगर हम करना चाहे तो कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, बट इसमें लिखा हुआ है मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। एक बार क्वेश्चन देखिए, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, ऐसा जरूरी नहीं है, इस वजह से गलत हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा थोड़ा बहुत। स्क्रीन पर न्यू लाइन लाने के लिए प्रोग्राम में क्या लिखा जाता है? जैसे आपके पास कई आउटपुट हैं, आमतौर पे क्या होता है जब आउटपुट जैसे आप नंबर प्रिंट करना चाहते हैं 1 से 10 तक, तो 1 2 3 4 5, अगर आप एक फॉर लूप लगा देंगे तो इस तरह से नंबर्स आपके प्रिंट होते चले जाएंगे। बट आप चाहते हैं कि पहले 1 प्रिंट हो, फिर 2, फिर 3 4, मीन्स एक न्यू लाइन में हमारा आउटपुट आए, उस केस में इनमें से क्या यूज करेंगे? एक बार फिर से प्लीज कॉल रिक्वेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हमें लाइन चेंज करनी है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? लाइन चेंज करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही यूज करते हैं? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जिनका भी क्वेश्चन है प्लीज आप एक बार फिर से कॉल रिक्वेस्ट कर लीजिए, आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। यस बिल्कुल सही, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रिंटफ और स्लैश एन यूज करते हैं। अब यहाँ से कुछ आगे जो क्वेश्चंस हैं उसमें से आउटपुट भी स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जिसमें कुछ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम का कोड लिखा गया होगा और उसको देख के फिर आपको आउटपुट बताना है। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट सोनाली प्लीज क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए किसके लिए आपने बोला है।
क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिए क्या आपने। 3 ऑप्शन एक नहीं है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, जूम कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे डबल अंडरस्कोर यूज किया गया है, जो कि हम प्रिंटफ का सिंटेक्स होता है इसमें यूज करते हैं। इसमें देखिए सिंगल कोट्स यूज किया गया है, और यहाँ पे प्रिंट एफ और प्रिंट एफ, ये दोनों ऑप्शन सही है, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बाय मिस्टेक जो टाइपिंग किया उसने गलती कर दी, ये इस तरीके का सिंबल था। हालांकि ये भी स्टेटमेंट सही है, अगर हम बात करें तो ये सही है। जूम पे देखने पे आया कि यहाँ पे करेक्शन है। इस तरीके से इसमें ऑप्शन दिया था मैंने, बट टाइपिंग में उसने ध्यान नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे ए और डी दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बताइए इसका आउटपुट क्या है। नीतीश साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, बाकी लोग प्लीज एक बार हमें बता दीजिए, वॉइस का कोई इशू आ रहा है क्या। अभी माइक में ऐसा कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। टेन का सही आंसर सुरभि ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। अब देखो आंसर डी क्यों आएगा वो देखिएगा। यहाँ पे देखो परसेंट एफ किसके लिए यूज करते हैं, एंड परसेंट एफ कब यूज करते हैं, जब हमें फ्लोट वैल्यू डिस्प्ले करनी होती है तो परसेंट एंड परसेंट एफ यूज करते हैं। अगर यहाँ पे एफ के साथ में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे 0.3 एफ लिखा गया है, यहाँ पे देखिए 0.3 एफ लिखा गया, मींस यहाँ पे जो फ्लोट नंबर है वो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक के डिस्प्ले होना चाहिए। फ्लोट नंबर डेसिमल के 3 प्लेसेस तक अगर हमें डिस्प्ले करना है तो ये हमें यहाँ पे फॉर्मेट देना पड़ेगा। एम परसेंट के साथ में आपको 0.3, 0.4, 0.2, 0.1 अगर आप मेंशन करते हैं तो पॉइंट के बाद जो नंबर होगा मींस आप डेसिमल के उतने प्लेसेस तक की वैल्यू चाहते हैं। और यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 4 नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 9। ये डेसिमल के बाद आपको 4 नंबर्स मिल रहे हैं, 4 नंबर्स हैं। तो हमें रिजल्ट कितना चाहिए, सिर्फ 3 डिजिट तक चाहिए, मींस इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट हमको चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, राउंड फिगर में कन्वर्ट कर लेगा। ये 5 या 5 से अबव है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की जगह 4 हो जाएगा। तो फाइनली ये तो हमारा पूरा कंप्लीट नंबर है, ये तो रहेगा रहेगा। पॉइंट्स के बाद क्या हो जाएगा, 1 to 4। तो यहाँ पे देखिए 1 to 4 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। तो फ्लोट नंबर के लिए हमेशा परसेंट एफ यूज करते हैं। अगर आपको इस तरह से अपना रिजल्ट है जिसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में फॉर्मेट करना है, देन आप 0 पॉइंट समथिंग के साथ में, कुछ नंबर के साथ में भी आप एफ यूज कर सकते हैं। बट ये सिर्फ हम किसके साथ करते हैं, फ्लोट के साथ में करते हैं, या डबल के साथ में कर सकते हैं, तो उसका एक अलग सिंटेक्स होता है। और अगर हमें इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करनी है देन हम जस्ट परसेंट क्या यूज करेंगे, डी। और अगर हमें कैरेक्टर वैल्यू डिस्प्ले करनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, परसेंट सी, कैरेक्टर के लिए होता है। और डी इंटीजर वैल्यू के लिए है, परसेंट एफ यूज होता है फ्लोट वैल्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सी स्वरूपित इनपुट आउटपुट फंक्शन चुने, चूज अ सी फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन बिलो। इनमें से सी फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट दोनों के लिए बात की जा रही है, इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, आमतौर पे आप यूज करते हो स्कैनफ। इनपुट लेने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैनफ। और आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंटफ यूज करते हैं। बट यहाँ पे आपको शायद इसके बारे में नहीं पता होगा, हम यहाँ पे एस प्रिंटफ और एस स्कैनफ भी यूज करते हैं। एस प्रिंटफ और एस स्कैनफ। एस प्रिंटफ हम कब यूज करेंगे, जब हमें आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट नहीं भेजना है, कहाँ पे भेजना है, हमें बफर मेमोरी में आउटपुट भेजना है, तो एस प्रिंटफ यूज किया जाता है। और अगर हमें बफर मेमोरी से इनपुट एक्सेप्ट करना है देन हम एस स्कैनफ यूज करते हैं। याद रखिएगा, एस प्रिंटफ और एस स्कैनफ भी वैलिड फंक्शंस हैं, बट इनका यूज डिफरेंट होता है। प्रिंटफ और स्कैनफ क्या होता है, ये प्रिंटफ हमारी कंसोल विंडो पे आउटपुट भेज देता है जिसको यूजर डायरेक्टली देख सकता है। और स्कैनफ क्या होता है, यूजर से डायरेक्ट वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है, इनपुट वैल्यू। जबकि एस प्रिंटफ क्या करता है, हमें बफर में इसका रिजल्ट सेव कर देता है, डायरेक्ट ये कंसोल विंडो पे आउटपुट नहीं भेजता है।
और एस स्कैनफ क्या करता है, ये बफर मेमोरी से इनपुट एक्सेप्ट करता है। एफ प्रिंटफ और एफ स्कैनफ ये दोनों भी वैलिड फंक्शन है। एस प्रिंटफ यूज करते हैं जब हम अपने रिजल्ट को किसी फाइल पे प्रिंट करना हो, तो एफ प्रिंटफ यूज करेंगे। किसी फाइल से इनपुट एक्सेप्ट करना है तो एफ स्कैनफ यूज करते हैं। तो ये तीनों ही इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, मींस ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप में से शायद कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, इसी वजह से करेक्ट आंसर किसी ने भी नहीं दिया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ओके, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है कि जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पता है, तो कहीं पे उसको आप जस्ट अपनी ओन लैंग्वेज में नोट करते रहिए वन लाइनर में। कौन सा ऑपरेटर दो मानों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है? विच ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। अगर हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना है, जैसे हमारे पास एक वेरिएबल ए है, दूसरा वी है, इनको हम कंपेयर करना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा ये दोनों इक्वल हैं, या फिर इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है, या लेस देन इक्वल टू कंपेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए किस टाइप के ऑपरेटर की जरूरत होती है? ऑपरेटर हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? लॉजिकल, रिलेशनल, असाइनमेंट ऑपरेटर। यस, बिल्कुल सही। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या आता है? एक तो होता है कंपैरेटर जो इक्वल इक्वल होता है, एक होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इनको हम यूज करते हैं, और एक होता है नॉट इक्वल टू। तो ये सब क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ये सभी क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। इसको हम कंपैरेटर के नाम से जानते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या आता है? जैसे कि एंड यूज करते हैं, और यूज करते हैं, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर में आएंगे। ऐसे बिट वाइज ऑपरेटर भी होते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर में सिंगल एंड और सिंगल और यूज करते हैं, जो कि बिट बाय बिट काम करते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही होता है, इक्वल। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है? यहाँ पे जो वेरिएबल है, इस डायरेक्शन में राइट में जो नंबर लिखा होगा, अगर यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है तो वैल्यू को असाइन कर देगा। ये राइट टू लेफ्ट वैल्यू असाइन करता है। अगर हमने लिखा ए इक्वल बी और पूछा जाए कि किस वेरिएबल की वैल्यू किस में स्टोर होगी, अगर यहाँ पे लिखा है ए इक्वल बी और पूछा जाए इनमें से किस वेरिएबल की वैल्यू किस में स्टोर होगी, तो क्या होगा? ये राइट टू लेफ्ट काम करता है। मीन्स बी का जो डेटा है या जो नंबर है, ये वैल्यू है, वो ए में स्टोर करेगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रॉपर्टी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑपरेटर एंड के रूप में प्रयोग किया जाता है, अभी अभी मैंने इसके बारे में बताया। देखो, डबल एंड कहीं पर भी मिलता है या डबल और कहीं पर मिलता है, ये दोनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। जो इनको हम तब यूज करते हैं जैसे ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर हमें कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, तो हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर लेंगे। और दूसरा होता है बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि सिंगल एंड होता है, सिंगल और होता है, और ये बिट बाय बिट काम करता है। स्वीटी देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिट वाइज एंड। क्या होगा? बिट वाइज एंड। देखिए, सिंगल अगर एंड यूज किया गया तो ये बिट वाइज एंड हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल में डबल एंड आएगा, डबल और। यहाँ पे डबल पाइप अगर यूज किया गया है, पाइप सिंबल, तो ये और के लिए होता है, और ये एंड के लिए होता है। जबकि अगर सिंगल एंड यूज हुआ तो ये बिट वाइज एंड है, और ये अगर इस तरह से सिंगल पाइप सिंबल यूज किया गया तो इट मीन्स ये क्या है? बिट वाइज और ऑपरेटर है। तो यहाँ पे सिंगल एंड है, इट मीन्स ये बिट वाइज एंड होगा। और ये बिट वाइज एंड या और क्या काम करता है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया 2 और यहाँ पे हमने एंड लगा दिया और इस जगह पे लिखा 1, तो अब ये क्या करेगा? इनकी बिट वैल्यूज, ये डेसिमल में नंबर्स हैं, तो इनको पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे 0 1, ये 2 का हो जाएगा बाइनरी, और 1 का बाइनरी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 डिजिट है, तो इसको भी ऐसे 3 डिजिट में कन्वर्ट किया जाएगा। अब इनके बीच में एंड होगा। मीन्स अगर हम थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखें, 0 1 0 और यहाँ पे 0 0 1, और इनके बीच में क्या अप्लाई कर रहे हैं? बिट वाइज ऑपरेटर एंड। तो यहाँ पे 0 और 1 क्या हो जाएगा? 0 1 0 0 0 0 0। तो फाइनली हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 0। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा? 0 आएगा। तो ये बिट बाय बिट काम करता है, बिट वाइज ऑपरेटर।
जबकि लॉजिकल ऑपरेटर हम कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स में के साथ में यूज करते हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 5। अगर ऐसा मानते हैं तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, मीन्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। और सी की वैल्यू को हम मान लेते हैं इस जगह पे 1 है, सी की वैल्यू क्या है 1। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में अगर एंड ऑपरेटर अप्लाई किया गया, इट मीन्स हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फाइनल 0। क्योंकि एक 0 है मीन्स फॉल्स है, दूसरा 1 है ट्रू है। तो ट्रू और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है हमेशा एंड के केसेस में। तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिलेगा, मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। और इसको हम हमेशा इफ के साथ में यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि हम सम के मान को 1 बढ़ाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और यहीं से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसी वजह से इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस हम लेके आए, ताकि जो छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग में आमतौर पे देखने को नहीं मिलता है जब आप सिलेबस बेस्ड क्लास देखते हैं, बट वो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन में। इफ वी वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सम क्या है, एक वेरिएबल नेम है बाई 1। सम वेरिएबल की वैल्यू को हम 1 इंक्रीज करना चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे। अरशद एंड सोनाली, नितेश, स्वीटी, आप सभी ने लगभग सही आंसर दिया है। ये सभी स्टेटमेंट सही हैं। अगर हम सम वेरिएबल की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। ये क्या है, इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। और अगर प्लस प्लस सम लगा होता तो ये भी सही था। अगर प्लस प्लस सम लिखा होता तो तब भी ये सही है, क्योंकि ये क्या होता है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। दोनों के केसेस में एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी किसकी, सम की। बट यहाँ पे पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग होता है। अगर प्रीफिक्स है तो ये सबसे पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, फिर अगला जो टास्क है उसको परफॉर्म करेगा। जबकि प्रीफिक्स में क्या, पोस्ट फिक्स में क्या होता है, जैसे कि ये पहले टास्क को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद अपनी वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर लेता है। तो ये भी सही है, ये तो सही है ही है, आपको दिख ही रहा होगा। और ये इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है, ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है उसका जस्ट शॉर्ट फॉर्म यहां पर लिखा गया है। तो अगर हम इसको चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये भी सही है, मींस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वेरिएबल बी का मान क्या होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी, इनमें से वेरिएबल बी का मान क्या होगा। अब आपको यहां से प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या फिर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट भी इसको बोलते हैं, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। ये कॉन्सेप्ट हमने थियरी लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। अगर आपने डिटेल में देखा होगा, पूरे वीडियोस देखे होंगे अच्छे से, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो उसके बेसिस पे बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इनिशियलाइजेशन किया जा रहा है। ये जो स्टेटमेंट है इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा रहा है। और ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे इनिशियलाइज किया जा रहा है। यस, एक कॉल रिक्वेस्ट है, सोनाली प्लीज। यस प्लीज बताइए। चेक कीजिए कि आपके साइड में माइक तो म्यूट नहीं है कहीं। ठीक है, इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा, पहले आउटपुट बताते हैं, फिर कैसे आ रहा है वो बताएंगे। देखो यहाँ पे इसका फाइनल आउटपुट जो आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्या है, बी, बी करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स लगा हुआ है। और प्रीफिक्स इन ऑपरेशन में क्या होता है, जो इनिशियल वैल्यू होगी, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, ए इक्वल 1 है। और अगर हम इसमें प्लस प्लस नेक्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसमें सबसे पहले इसकी वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देगा और फिर बी में असाइन करेगा। तो पहले से 1 थी, ये इंक्रीमेंट कर देगा 1 की,
1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर बी में असाइन होगा, मींस बी, इसमें बी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 2। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। ओके, कोई इशू नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखिए देखिए देखिए, वेरिएबल ए का मान क्या होगा, वेरिएबल ए का मान क्या होगा। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, अगर प्रॉपर विजिबल नहीं तो एक बार दोबारा से हम रीराइट कर देते हैं। 10+2 एस्ट्रिक, जो कि मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करते हैं, 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 प्लस 5 सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या होता है सी में, 2 प्लस साइन यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। अगर पहले किसी वेरिएबल के पहले लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और अगर बाद में लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स। ये प्रीफिक्स हो गया, ये पोस्ट फिक्स हो गया। प्रीफिक्स में हमेशा क्या होता है, ये अपना टास्क कंप्लीट करने से पहले अपनी करंट वैल्यू को अपडेट कर लेता है, एक इंक्रीमेंट कर लेगा। और यहाँ पे क्या होता है, ये बाद में अपनी वैल्यू को चेंज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको। जैसे ए की वैल्यू है 2, और हमने यहाँ पे क्या किया है, सी इक्वल प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे इसको समझिएगा अच्छे से। एक बार हम यहाँ पे ए और लगा लेते हैं, थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे आपको 3 प्लस दिख रहे होंगे, तो ये तो प्रीफिक्स के साथ में है, ये एक अलग सेपरेट है, और यहाँ पे प्लस है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें कि इसका आउटपुट फाइनल क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3। और अगली बार अगर हम यहाँ पे प्लस ए कर देंगे तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। जिनको समझ में नहीं आया ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल ए है, जस्ट हमने वेरिएबल नेम लिखा हुआ है, तो क्या होगा, इनिशियल जो भी इसकी वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू क्या है 2, 2 आ जाएगा। और ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, तो ये 2 को क्या करेगा, पहले एक इंक्रीमेंट कर लेगा, इसकी जो इनिशियल वैल्यू है उसमें एक ऐड कर लेगा, फिर इसको ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 3, प्लस का साइन है यहाँ पे। अगला क्या है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, तो ये जो भी करंट वैल्यू है उसको ऑपरेट कर देगा, फिर अपने आप को एक इंक्रीमेंट कर लेगा। तो इसमें करंट वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ही वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है, तो अब करंट अपडेटेड वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 3 रहेगा। क्योंकि पोस्ट फिक्स है तो अपने आप को बाद में अपडेट करेगा, पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो कि यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर अगली बार जब कहीं ए यूज हो रहा होगा तो इस 3 में एक ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या है, ए की 4 है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का। इस क्वेश्चन को समझिए कैसे काम करेगा। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का रूल अगर आपको पता है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होने वाला है, देखो ब्रेसेस के अंदर जो भी वैल्यूज होती है उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो गया। फिर यहाँ पे ये इस डायरेक्शन से काम करना स्टार्ट करता है, मींस ये लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, सॉरी राइट टू लेफ्ट की तरफ परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हो जाएगा, इसके बाद 12 को ये डिवाइड कर देगा 6 से, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे इस जगह पे क्या हो गया, फाइनली 2 हो गया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, और प्लस यहाँ पे 10, मीन्स इसका फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा 19, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 19 आएगा इसका फाइनल आउटपुट। यस स्वीटी, बिल्कुल सही आपने बताया, 19 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, सोनाली आपने बताया है ऑप्शन ए, जो कि गलत है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और इससे आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि फाइनली जो आपके एग्जाम में आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व कैसे करना है। इसका आउटपुट क्या होगा बताइए, इस यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे भी हमने प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स यूज किया हुआ है, जो कि ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और इसी क्लास में हमने एक्सप्लेन किया है। एक्स की वैल्यू क्या है 10,
एंड वाई की वैल्यू क्या है 15। जिनको समझ में कम आ रहा है प्लीज आप कॉल रिक्वेस्ट कर लीजिए, तो आपको हम एक्सप्लेन करके एडिशनल चीजें डिस्कस करके बता देंगे। बट इसको देखने के बाद दिमाग में कहीं ये मत बिठा लेना कि ये बहुत टफ है, मुझे समझ में नहीं आएगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, जो समझ में नहीं आ रहा वो आप डिस्कस कर लो, क्योंकि इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। ए की वैल्यू क्या है 10 और वाई की वैल्यू है 15। तो यहां पे देखिए प्रीफिक्स लगा हुआ है, सॉरी पोस्ट फिक्स है। तो यहां पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये पहले वैल्यू क्या करेगा, इसमें भेज देगा, उसके बाद अपने आप को अपडेट करेगा। तो भेज दिया मीन्स एक्स के अंदर क्या आ गया 10। फिर इसके बाद यहाँ पे वाई में आते हैं, ये क्या करेगा, अपने आप को एक इंक्रीमेंट कर लेगा, फिर इसमें असाइन करेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16। अगर हम फाइनली इनको प्रिंट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, प्रीफिक्स। देखो जो पहले लगा है इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। मीन्स अगर ए की वैल्यू है 2 और अगर प्रीफिक्स लगा है मीन्स ये कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले अपनी वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर लेगा। सिंपल सी भाषा में अगर आप इसको समझते हैं तो ये अपनी वैल्यू को एक पहले इंक्रीमेंट कर लेगा अगर प्रीफिक्स है। और अगर पोस्ट फिक्स है तो उस केस में क्या होगा, पोस्ट फिक्स हमेशा बाद में होता है। तो ये पहले अपना टास्क कंप्लीट करेगा फिर अपने आप को एक अपडेट कर लेगा। इससे सिंपल और कोई भाषा नहीं हो सकती। आई होप समझ में आ जाएगा। आप एक सिंपल सा एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपके सिलेबस बेस्ड जो वीडियोस हैं उसमें हमने इस तरह के कई सारे एग्जांपल अलग अलग सॉल्व भी कराए हैं, तो उसको भी आप एक बार देखिए, समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा, हम बता देंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी जो कि मिल चुका है। सुरभि ने बिल्कुल सही बताया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे स्कैप सीक्वेंस की बात की जा रही। स्कैप सीक्वेंस क्या होते हैं, स्लैश एन स्लैश टी स्लैश बी, ये तीनों ही क्या होते हैं, स्कैप सीक्वेंस होते हैं। जैसे स्लैश एन क्या करता है, न्यू लाइन के लिए होता है। अगर हमें अपने आउटपुट में कहीं एक वाइट स्पेस ऐड करना है, आमतौर पे जब आप कुछ प्रिंट करते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से आउटपुट आपको मिलता जाएगा। बट आप इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं तो हम टैब यूज कर लेते हैं स्लैश टी। टी क्या करेगा, 6 स्पेसेस ऐड कर देता है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। इनके बीच में अगर आप गैप यूज करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं मीन्स व्हाइट स्पेस ऐड करना चाहते हैं, तो आप स्लैश टी यूज करेंगे। ये तीनों क्या है, स्कैप सीक्वेंसेस हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हमें बैक स्पेस लगाना है देन हम क्या करेंगे, बी। हो सकता है आपका जो लूप चल रहा हो, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक वैल्यू प्रिंट की है और उसके बाद कई बार ब्लैंक लूप चल गया, आपको लगता है कि 3 से 4 बार ब्लैंक लूप जा रहा है और हमारा कर्सर यहाँ पर पहुंच गया है, वापस हमें यहाँ पर लेके आना है, तो हम क्या यूज करेंगे, स्लैश डी यूज करेंगे। तो ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मान्य वेरिएबल नेम नहीं है। शुरुआत में मैंने डिस्कस किया, अब तो आई होप सबको पता होगा कि इनमें से कौन सा वेरिएबल सही है और कौन सा इसमें सही नहीं है। जल्दी से बताइए। यस स्वीटी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनाली आपका भी आंसर सही है। देखो मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ अंडरस्कोर एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो कि अलाउड है, बाकी इसमें कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डॉलर यूज किया गया जो कि गलत है, ये एक मान्य वेरिएबल नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगली बार से हर क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा कम से कम 1 से 2 मिनट का टाइम देंगे हर किसी को, और आप सभी को खुद से सॉल्व करना है।
जब तक आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं शुरू करते हैं, और लाइव क्लास में बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आपको कहीं पे किसी भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हम हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। जबकि जब आप बुक से पढ़ रहे होते हैं, आपको पता है बुक में लिखा हुआ है ऑप्शन बी करेक्ट है, आपने देख लिया बी करेक्ट है, बट बी कैसे आ रहा है आपने बहुत बार ड्राई रन करके देख लिया है प्रोग्राम को, बट समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आपको बेनिफिट लाइव क्लास में मिल जाता है कि आप हमारे साथ वो डाउट डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर आ चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सही आंसर चलिए बता देते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बट जिनको नहीं समझ में आया है प्लीज आप जरूर पूछिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है। ऑप्शन ए मैंने बता दिया बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि बहुत पहले आंसर मिल चुका है। चलिए, कुछ लोगों से हम पूछ लेते हैं कि ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है। प्लीज प्लीज आप चाहें तो कॉल रिक्वेस्ट करके अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो, जरूरी नहीं है। मिराज, आपका आज एक भी आंसर नहीं आ रहा है, वैसे हमेशा आप एक्टिव रहते हैं। अविज्ञा, अगर आपको पता है कि यहाँ पे ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है तो प्लीज आप एक्सप्लेन करिए। यस स्वीटी, बताइए। अरशद, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक कॉल कनेक्ट हुई है। यस प्लीज जल्दी बताइए। हेलो सर। यस हेलो यस बताइए। यहाँ पे ऑप्शन ए। यस, आवाज आ रही, प्लीज बोलिए। सर, ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट है क्योंकि फ्लोट नंबर में नहीं है, बल्कि नंबर सिस्टम डिजिटल में है, तो इसलिए N2 वाला ठीक होगा। अगर फ्लोट नंबर में होता तो 2.6 वाला हम रख सकते थे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही आपने बताया। चलिए, अरशद से भी आंसर ले लेते हैं इसका, देखते हैं अरशद क्या बता रहे हैं। यस अरशद, बताइए यहाँ पे ऑप्शन ए क्यों करेक्ट आ रहा है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझिए। अरशद, आपकी आवाज नहीं आ रही। छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, जैसे इंटीजर जो होता है, इंटीजर इसका साइज क्या होता है, 2 बाइट का होता है। और फ्लोट का बाइट साइज क्या होता है, 4 बाइट का होता है। मीन्स अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो एक हमारे पास जग है जिसमें आप 1 लीटर वाटर फिल कर सकते हैं, और एक हमारे पास ऐसा ग्लास है जिसमें आप 500 ml वाटर रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या इंटीजर वैल्यू है, ये n किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का है। और यहाँ पे डिवीजन किया जा रहा है तो नंबर किस में जनरेट हो जाएगा, फ्लोट में आएगा। तो फ्लोट में आएगा मींस इसका रिजल्ट आएगा 2 पॉइंट समथिंग 66, इस तरीके से कुछ नंबर इसका जनरेट होगा फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे इसका कैपेसिटी कितना है, 2 बाइट का है, और ये नंबर कितना है, 4 बाइट का है, क्योंकि ये फ्लोट नंबर है। तो वही बात हो जाएगी, अगर हम 1 लीटर का पूरा वाटर 500 ml के किसी जार या ग्लास में फिल करेंगे तो पॉसिबल है, इसमें कितना आएगा, 500 ml ही आएगा। तो इसी वजह से ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और इसमें अगर हम 2.66 डालेंगे तो कितना है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर लेगा और इसको नेग्लेक्ट कर देगा, ये स्टोर नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आई होप आप में से बहुत से लोग जानते थे, बट ये उनके लिए स्पेशली था जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं था कि यहाँ पे 2 क्यों करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित सी कोड का आउटपुट आपको फिर से बताना है। अब इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का आइडिया है तो आप इसका सही आंसर जरूर दे पाएंगे। यस नितेश, बिल्कुल सही। आप अगर फ्लूट होता तो 2.6 इसका राइट आंसर आता। अरशद, आई होप समझ में आ गया होगा कि किस वजह से यहाँ पे 2 आ रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में। अब इसको जब सॉल्व कीजिए, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, इसमें एक सबसे हाई किसका है, किसका सबसे हाई है।
चलिए थोड़ा सा टाइम देते हैं, आप अच्छे से देखिए, सॉल्व कीजिए, फिर बताइए। सुरभि आपने बिल्कुल, देखते हैं सही आंसर कब आता है। यस प्लीज दोबारा से कॉल रिक्वेस्ट कर लीजिए। सही आंसर मिल चुका है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन 20 सेलेक्ट किया था, सही आंसर है आपका, वैल्यू ऑफ एक्स इज 2। ये बिल्कुल सही है। काफ़ी टाइम हमने दे दिया, सोच रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको रिप्लाई करें। तो जिन्होंने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है, सही सोनाली, इस बार आपका आंसर गलत हो गया, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसको। चलिए कुछ लोगों से पूछते हैं जिन लोगों ने ऑप्शन बी दिया है। अभिज्ञा प्लीज अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो एक्सप्लेन करके बताइए हमें, कॉल रिक्वेस्ट कर लीजिए। आ, जिनका भी ऑप्शन बी भेजा है, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कौन एक्सप्लेन करना चाहता है, कॉल रिक्वेस्ट कीजिए। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? यस स्वीटी बताइए। यस सर। सर ये 4/2 है तो हमें मिल जाएगा इससे 2। और ये मॉड्यूल वाला सर लगा हुआ है परसेंटेज का सिंबल। 4 डिवाइड, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2 मिल गया, ठीक है। परसेंटेज आपकी का आवाज, सिंबल सर परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है तो हमें हाँ, इससे 1 मिल जाएगा। तो 1 की ये मल्टीप्लाई जब से करेंगे तब 2 आंसर आ जाएगा सर। ये परसेंट का सिंबल क्या करेगा? मॉडुलस निकालता है ना। यस सर इसमें मॉडुलस मीन्स 1 इससे मिलेगा हमको। रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा 1 आता है। ठीक है, बिल्कुल सर। सही। 1 1 आ 1 जाएगा, इंटू 2। इन दोनों की जगह पे क्या आएगा? 1। इसको थोड़ा सा इधर यस सर। लिखते अब हैं, फिर आप एक्सप्लेन करते जाइए, हम नोट करते जा रहे हैं ताकि ये बाकी लोगों को समझ में आ जाए। सर 1 जो बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है इंटू 2 हो जस्ट जाएगा अ सर। सेकंड, यहाँ पे हमने परसेंट साइन लगा दिया, ये मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा? 2। और फिर इसको सॉल्व यस करेंगे, या फिर अगर हम देखें तो इसको भी सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हमारे मॉड्यूलस का सबसे ज्यादा होता है। तो इसको देखें तो यहाँ पे यस सर। रिमाइंडर कितना आएगा? मीन्स अगर आप 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो मॉड्यूलस क्या निकालता है? रिमाइंडर यस निकालता है। सर 1। रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचेगा, मीन्स इस जगह पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होगा? डिवीजन, या आप इसके जस्ट बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवीजन का प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से कम होता है। तो पहले आप 1 इंटू 4 क्या आएगा? 4। और फिर आप 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनली आपके पास आउटपुट क्या आएगा? 2। आई होप समझ में आ गया ओके होगा। सर। जिनको नहीं आया है आप कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यस प्लीज, अभी जिनका भी कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है, एक बार चाहें तो दोबारा से कॉल रिक्वेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे मॉड्यूलस का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सबसे हाई है, उसके बाद आएगा मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन आता है। तो ये एक ऑर्डर है, ये 1 2 3। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास लंबी होगी आने वाले दिनों में, इस तरह से क्लासेस लंबी होंगी, आप सब प्रिपेयर होके आइएगा, डिनर वगैरह करके एकदम रेडी हो जाइए, 10 बजे बैठ जाइएगा। 10 से 11 11:30 बजे तक कम से कम क्लास होगी, जब हम इस तरह की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सी कोड के लिए आउटपुट आपको बताना है यहाँ पे, और आपके पास लगभग 60 सेकंड का टाइम है, अप्रॉक्स 1 मिनट।
चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से। देखते हैं इस बार कौन। अब आप सब क्वेश्चन नंबर भी लिखा करिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दिया आपने, शायद वो कहीं ना कहीं मिक्सअप हो जाता है। तो जब भी आप आंसर करिए उसके साथ में क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नितेश, आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है प्लीज बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 या फिर प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दिया आपने? यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ये डबल है, ठीक है, कोई बात नहीं। ए इंटीजर है और इन दोनों को ऐड किया गया यहाँ पे, बट सी देखना ये क्या इंटीजर टाइप का है। मीन्स अगर हम 8 प्लस 2.6 ऐड करेंगे तो फाइनली क्या होगा, फ्लोटिंग वैल्यू निग्लेक्ट हो जाएगी, स्टोर नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये ओवरफ्लो कर जाएगा। तो 10 प्लस 2 मीन्स फाइनल आउटपुट आएगा 10। ऑप्शन बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है होगा। और प्रीवियस जो आपके एग्जाम्स हुए इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आए थे, और आने वाले दिनों में जितने भी पेपर्स होंगे, जैसे अगर हम जुलाई 2022 को कंपेयर करते हैं, जुलाई 2022 के एग्जाम पेपर को कंपेयर करें और जनवरी 2023 के पेपर को कंपेयर करें, तो इन दोनों पेपर्स में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है। जुलाई 2022 का जो पेपर था इजी पेपर था, जनवरी 2023 का पेपर उठा के देख लीजिए, डिफिकल्ट पेपर है। अब इस बार जो आएगा वो पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इसका हाई होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का नितेश का ऑप्शन आया है बी। बी मीन्स आपने बोला है यस। चलिए देखते हैं यस सही है या नो। बाकी लोग स्लीपिंग मोड पे हैं। प्लीज आप सब भी जल्दी से आंसर बताइए। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पे एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। ठीक है। अब पहली बात तो यहाँ पे देखिए, हमेशा इफ में क्या यूज किया जाता है, या तो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं या फिर आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट के अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये सबसे पहली बात तो ये इफ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इफ स्टेटमेंट अगर गलत हो जाएगा तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ये स्टेटमेंट नहीं चलता है तो फाइनल हमें आउटपुट क्या होगा, नो में इल्स में जाएंगे, और इल्स में क्या मिलेगा, हमें नो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। अगर यहाँ पे x इक्वल इक्वल 0 लगा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, और सही होता तो यहाँ पे हमें s मिल जाता, बट ये स्टेटमेंट तो ट्रू हुआ नहीं। मीन्स ये वाला आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। फाइनल हम जाएंगे एल्स में, और एल्स में जो स्टेटमेंट होगा वो रन करेगा और इसमें प्रिंट क्या करेगा, नो। मीन्स ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो काफी लोगों ने सही आंसर भी दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। क्वेश्चन, अगर आज आपके क्वेश्चन थोड़े से कम करेक्ट हो रहे हैं तो अभी भी टाइम है। यूनिट नंबर 4 के वीडियोस एक बार फिर से आप अपने कोर्स में जाके ओपन कर लीजिए। सारे वीडियोस चैप्टर नंबर 4 को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। हर एक कॉन्सेप्ट हमने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें भी आपको आउटपुट बताना है। एक्स एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, वाई एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। एक्स की वैल्यू 4 है और वाई में 2 स्टोर किया गया है। अब यहां पे क्या होगा, लॉजिकल स्टेटमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। इसमें लिखा गया एक्स, ये क्या होता है, डिवीजन का साइन है, इक्वल एक्स डिवीजन वाई। क्वेश्चन नंबर 24 का एक आंसर आ चुका है। आप लोग प्लीज क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर भेजिए, तो हमें पता चलेगा एटलीस्ट आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी मीन्स 2। चलिए दो लोगों ने, 3 4 बी बता दिया कि सही है।
चलिए सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट हैंड में लिखा गया, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल x डिवीजन यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में x डिवीजन y। इस तरीके से इसको लिखेंगे। अगर ये ब्रेसेस आपने नहीं लिखे और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपने इस फॉर्म में डाल दिया, और अगर आपने ये ब्रेसेस नहीं लगाए और आप इसे रन करेंगे, आउटपुट मिलेगा जीरो, जो कि ऑप्शंस में है ही नहीं, मिसिंग है, यहाँ पे जीरो नहीं है। आप एक बार चाहें तो प्रैक्टिकली देख भी लीजिएगा इसको रन करा के। अगर इस तरह से इसको नहीं लिखेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद, तो जीरो आउटपुट मिलेगा, इसमें कोई भी नंबर नहीं आएगा। चलिए अब ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो ये डिवाइड करेगा तो फाइनल आउटपुट आपको क्या मिलेगा 2, और 4 डिवाइड बाई 2 एक बार फिर से हो जाएगा, तो फाइनल आउटपुट आपको मिल जाएगा 2। बट अगर आप ये ब्रेसेस मैनुअली नहीं लगाएंगे प्रोग्राम में, तो यहाँ पे आउटपुट आपको ये नहीं मिलेगा, जीरो आएगा। रन करके देखिएगा और बताइएगा हमें ग्रुप में मैसेज करके। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वॉइस रिपीट कर रहा है, आज क्या हुआ मुझे पता नहीं, प्लीज आज मैनेज कीजिए, क्योंकि अभी इस समय लाइव क्लास में चीजें चेक कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट हम एक बार फिर से बोलेंगे टीम से कि एक बार सारी चीजें चेक कर लें। नीचे दी गई फंक्शन की कौन सी जोड़ी एकल वर्ग इनपुट आउटपुट के लिए उपयोग की जाती है। इंग्लिश वर्जन देखिए, विच पेयर ऑफ फंक्शन बिलो आर यूज फॉर सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सिंगल कैरेक्टर इनपुट या आउटपुट के लिए यूज करते हैं, सिंगल कैरेक्टर इनपुट या फिर आउटपुट। वैसे आमतौर पे इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैनअप, और आउटपुट के लिए प्रिंटअप यूज करते हैं। बट कोनियो डॉट एच में दो फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं गेट कैर और पुट कैर। गेट कैर क्या करता है, यूजर से एक सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है, और पुट कैर क्या करता है, यूजर से एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं पुट कैर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेट कैर और पुट कैर। ये दोनों फंक्शन है, जो गेट कैर यूजर से सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है, और पुट कैर ये सिंगल कैरेक्टर क्या करता है, रिटर्न करता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। ये फंक्शन हमने यूज किए हुए हैं, अगर आपने प्रीवियस सिलेबस बेस्ड वीडियोस देखे होंगे तो इनको हमने यूज किया हुआ है प्रोग्रामिंग में। इनवैलिड नेम ऑफ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, अगर आप इसको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो ये जस्ट क्या होते हैं, वेरिएबल नेम्स। इनवैलिड नेम ऑफ आइडेंटिफायर कौन सा सही आंसर होगा, इनवैलिड। अभी भी गलत आंसर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कोई। अभिज्ञा आपका आंसर गलत है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अंडरस्कोर देखिए यहाँ पे यूज नहीं किया गया, माइनस सिंबल यूज किया गया है, टेस्ट माइनस, जो कि अलाउड नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल में अलाउड होता है अंडरस्कोर, और कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये तो आप सबको पता होगा, शुरुआत में मैंने डिस्कस किया है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल एंड ऑपरेटर का प्रतीक है या सिंबल है। लॉजिकल ऑपरेटर और बिट वाइज लॉजिकल, दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर पूछा गया है, लॉजिकल एंड मींस ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यस गुड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें से कौन सा वैलिड असाइनमेंट एक्सप्रेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड असाइनमेंट एक्सप्रेशन। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना। इनमें से कौन सा वैलिड असाइनमेंट ऑपरेटर एक्सप्रेशन नहीं है, नॉट वैलिड। इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है। पहला वैलिड है y इक्वल 22, बिल्कुल सही है, 22 y में स्टोर हो जाएगा। अगला क्या है,
s इक्वल x, तो x की वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, s में स्टोर हो जाएगी, ये भी सही है। नेक्स्ट है y इक्वल, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, y% 6। इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, इसका जो रिजल्ट होगा फाइनल किस में आ जाएगा, y में आ जाएगा। मीन्स ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, बट ये सही नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सी के सभी कीवर्ड्स किस टाइप में होते हैं, लोअर केस, अपर केस? कैमल केस क्या, किसी को किसी को बताइएगा, कैमल केस का दूसरा नाम क्या होता है? कैमल जैसे कि उसकी गर्दन काफी ऊंची होती है, उस तरीके से, मींस इसको हम टाइटल केस बेसिकली बोलते हैं। कैमल केस मींस टाइटल केस। और सभी कीवर्ड्स लोअर केस लेटर्स में होते हैं, जैसे कि इंटीजर हो गया, फॉर हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया। ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं, हमेशा लोअर केस लेटर में होते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं, लोअर केस लेटर्स में होते हैं। मींस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनाली, आपने नन ऑफ द मेंशन बताया है, ऑप्शन डी क्यों दिया है? देखो यहाँ पे और ऐसे यूज नहीं करते हैं, और पाइथन में कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे और का मतलब क्या होता है, डबल पाइप, और एंड इस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे वो लोअर केस में क्या, क्योंकि पाइथन में अपर केस में चलता है, शायद आप वहां से कंफ्यूज होंगे। अपर केस में जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं अपर केस में काम करते हैं, ट्रू फॉल्स अपर केस में काम करते हैं। तो ये पाइथन में है, पाइथन को सी के साथ में मिक्स मत करिए। ठीक है, पाइथन एक डिफरेंट लैंग्वेज है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, तो वहां से कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे जो कीवर्ड्स होते हैं वो लोअर केस लेटर्स में होते हैं, ए। और यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए ये यूज करते हैं सिंबल्स। यहाँ पे आप वर्ड्स में इस तरह से नहीं लिख सकते हैं एंड, ये काम नहीं करेगा यहाँ। ओके, आई होप कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी प्रोग्रामिंग के भीतर वेरिएबल में किसी भी तरह के बदलाव को रोकने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? इंग्लिश वर्जन देखिए, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू प्रिवेंट एनी चेंजेस इन द वेरिएबल विद इन द सी प्रोग्राम। अगर आप पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स रखना चाहते हैं, तो इनमें से आप किस कीवर्ड का यूज करते हैं? देखिए, वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक वेरिएबल होता है, दूसरा होता है कांस्टेंट वेरिएबल। ऐसा आप मान सकते हैं आइडेंटिफायर होता है, जिसकी प्रोग्राम में कहीं पर भी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। जैसे हमने और आगे चल के हमने ए इक्वल A+10 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मींस ए की लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, क्योंकि पहले से इसमें 10 था, 10 और ऐड कर दिया, 20 हो गया। मींस इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये क्या है, वेरिएबल है। और दूसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट लिखेंगे, इसके बाद इंटीजर ए, और फिर अगर हमने इसमें स्टोर कर दिया 10, अब ये इंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में ए की वैल्यू फिक्स रहेगी, क्या होगी, 10। तो यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कॉन्स्ट यूज करेंगे, कांस्टेंट पूरा स्पेलिंग नहीं लिखते, यहाँ पे कॉन्स्ट लिखते हैं। यस, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। तो बस आज हमने 30 क्वेश्चंस रखे हैं, क्योंकि इन 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने में ऑलमोस्ट लगभग 1 घंटा 15 मिनट का टाइम हो गया है। तो आज की क्लास में अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज डिस्कस कर लीजिए। एक छोटा सा असाइनमेंट आप सभी को देते हैं, आप सब जब टाइम मिले तो उसको कंप्लीट कीजिएगा। असाइनमेंट क्या, आपको थोड़ा सा कुछ पढ़ना है डेटा टाइप्स के बारे में। हालांकि मैंने अपनी क्लासेस में डिटेल में बताया हुआ है कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। हम डेटा टाइप का कुछ बेसिक ओवरव्यू दे देते हैं आपको। डेटा टाइप
की टाइप्स की बात करें तो सी प्रोग्रामिंग में इनको 3 अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक होता है प्राइमरी डेटा टाइप, दूसरा होता है ड्राइव्ड डेटा टाइप, और तीसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं इसमें। एक होता है, एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा टाइप, और दूसरा होता है ड्राइव्ड डेटा टाइप, और तीसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब आपको सर्च करना है कौन कौन से प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं, कौन कौन से ड्राइव डेटा टाइप्स होते हैं, और कौन कौन से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। ये आपका टास्क है, सर्च करके कहीं पे लिस्ट नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में रेंडमली हम किसी से भी पूछ लेंगे। अगर आप इतना सर्च करके खुद से नोट करेंगे तो आपका डेटा टाइप से रिलेटेड कंफ्यूजन कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी, ड्राइव्ड और यूजर डिफाइंड, ये तीनों के अलग अलग कैटेगरीज में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, जरूर बताइए। अभिज्ञा अभी गुड मॉर्निंग नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है अभी। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं कल रात 10 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज की क्लास कैसी लगी, प्लीज आप में से कोई भी फीडबैक देना चाहता है आज की क्लास का तो दे सकता है चलते चलते, अदरवाइज इस क्लास को यहीं पे करते हैं ओवर। ओके, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे इन एडवांस। आप मेरी तरफ से उसको बधाई दे दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल।